हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त, वेरी गुड। तो सीटेट 2024 का एग्जाम आने वाला है और इस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हमने सीटेट मैथमेटिक्स और साइंस बेस्ड एक सीरीज स्टार्ट करने का फैसला किया है। और ये सीरीज आपकी विदाउट कॉस्ट रहेगी, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, डेली इसमें लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे हम और पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जितना भी आपका मैथमेटिक्स और साइंस पोर्शन है पूरा का पूरा कवर करेंगे, यानी आपके 60 में से 60 आपका एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। बस आपका साथ चाहिए हमें। थ्रू आउट द सीरीज आप हमारे साथ बने रहिए। आपको डेली लेक्चर मिलेंगे इसके अंदर, और लेक्चर सबसे बड़ी बात आपको बाई लैंग्वेज मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज आपको समझाया जाएगा। तो इस लेक्चर सीरीज का आज हम फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जुलाई 2024 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो साइंस पोर्शन आया था। ठीक है, तो आज हम साइंस पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी हम मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी। अब अपनी चिंता, जो साइंस की चिंता, वो बिल्कुल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपके 60/60 टारगेट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो साइंस पोर्शन आया था उसका पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो 3 स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास। तो 3 स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हाँ ठीक है, चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। दूसरा, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ी। इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑब्जर्वेशन ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्फेरेंस इज बाय, इन्फेरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, रिजल्ट, कंक्लूजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें आपको छांटना है कि कौन सा इन्फेरेंस है, कौन सी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये कंक्लूजन है, क्योंकि इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो वहां पे पाया गया है कि मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। आपको ये एक्टिविटीज करके आप ना इसको समझ नहीं सकते हैं, ये कंक्लूजन है, रिजल्ट है ये। दूसरा, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यस बिल्कुल, जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, जो चार्ल्स लॉ ने भी समझाया था आपको, अगर आपने आगे पढ़ा होगा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट भी ठीक है, स्टेटमेंट तो सारी ही ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग है, बिल्कुल। देखो जो लाइम वाटर है, जो हमारे पास लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज व्हाट, लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर को हम CO2 ऐड करें, या जैसे एक एक्टिविटी है इसके अंदर कि अगर हम फूंक मारें तो कैसे कलर की हो जाएगी उसके अंदर, CO2, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं या फिर ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी जो हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं। तो वो उसको किस में कलर में कन्वर्ट कर देगी, किसमें, लाइम वाटर में। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, आप सामने करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, एंड डी इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज, एसिड और बेस को आप मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, आपने पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है A, C एंड D, ये क्या है बच्चे, ये आपके कंक्लूजन है, रिजल्ट है ये, है ना। और ऑब्जर्वेशन क्या है, ओनली C इज द ऑब्जर्वेशन, तो C हमारा ऑब्जर्वेशन कहां है, C, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से पूरा अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ द अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। ठीक है, तो आइडियाज आर स्टेबल, नहीं, आइडियाज स्टेबल नहीं होते हमारे पास। आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आइडियाज हमारे रजिस्ट करें हमें चेंज करने के लिए, नहीं, आइडियाज तो हमें और भी ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, आइडियाज आर डेवलप फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स एंड आइडियाज डू नॉट क्या डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या कह रहा है कि आइडियाज डू नॉट डिमोन्स्ट्रेट, कभी भी आइडियाज आपको, देखो आइडिया आपके तरीके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आइडिया कभी भी आपको डिमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाते, है ना। एंड इफेक्ट रीजनिंग, और रीजनिंग के बारे में डिस्कस नहीं करते, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आइडियाज डू नॉट डिमोन्स्ट्रेट, आपको डिमोन्स्ट्रेट करके डिमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, इसके बारे में आपको बताते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अगला, ठीक है, यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। तो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो,
इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। कभी भी जब हम ऐड करते हैं, देखो ये हमारा एसिड है, ये मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है हमारे पास एसिड है, तो कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाते। कभी भी ऐसा मत करना कि एसिड में वाटर मिलाएंगे, क्यों? एसिड ज्यादा, अगर आप एसिड में वाटर डालेंगे तो देखो थोड़ी सी भी बूंद डालेंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और बहुत ज्यादा एसिड बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी, वो आपके फेस पे भी आ सकता है। तो कभी भी वाटर एसिड के अंदर नहीं मिलाया जाता, हमेशा वाटर के अंदर एसिड मिलाया जाता है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड ऐड करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये, इट इज द रिकमेंडेड बाय दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बाय डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट द वाइस वर्सा, उल्टा नहीं करना चाहिए। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि अगर आप एसिड में वाटर मिलाएंगे तो इट्स अ वेरी एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी और उस हीट से आपके फेस पे एसिड आ सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। नेक्स्ट, और इसका रीजन क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इफेक्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। देखो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो कम होती है तो इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो जलीय प्राणी हैं, वो उतनी फास्टली सांस नहीं ले पाते, उतनी तेजी से सांस नहीं ले उनको इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको तेजी से सांस लेना पड़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन क्या करे उनके अंदर जाए, समझ गए। तो इसलिए क्या करते हैं, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो एक्वेटिक एनिमल के अंदर स्लोअर नहीं होगी, वो कैसी होगी, फास्टर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, लेस सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, वाटर में कम ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये स्लोअर होगा, उनकी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो स्लोअर की जगह क्या होगी बेटा, फास्ट होगी, तो स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट, नहीं लार्ज नहीं, लो अमाउंट होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि वाटर के अंदर मैंने बताया वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, कहाँ, दोनों गलत, यस, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आगे, क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सीलिंग ऑफ सिनेमास, आपने देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल है, देखो ये सिनेमा हॉल है, इसकी जो सीलिंग्स होती है, जो छत होती है, ये कर्व्ड होती है, कैसी होती है, कर्व्ड, देखो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकली होती है ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये सीलिंग कर्व्ड क्यों होती है, कह रहा है द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल जनरली कर्व्ड, यस बिल्कुल कर्व्ड होती है ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रीजन बता रहा है कि साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्शन, यस बिल्कुल, जब कर्व्ड सरफेस होगी देखो इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा और इंटरफेरेंस होगा लाइट का, तो आप लाइट का नहीं, साउंड वेव्स का, ठीक है। और आपको क्या होगा, इंटरफेरेंस इससे कम से कम होगा बेटा, इंटरफेरेंस क्या होगा, साउंड वेव्स का कम होगा, अगर इंटरफेरेंस होगा तो हमें मिक्स साउंड सुनाई देगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, आपके पास जो साउंड वेव्स आएंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी और आपको आवाज क्या होगी, साफ सुनाई देगी। तो ये असर्शन रीजन बिल्कुल सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ द रिगार्डिंग द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि रिजल्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीजर, सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, डाटा एंड एविडेंस आर द सेम, देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज आर ट्रू, ये देखो एग्जाम में ना आप सबसे पहले ये जरूर देख लेना कि ट्रू दे रखा है कि फॉल्स दे रखा है, विच इज नॉट ट्रू, कई बार ये नॉट ट्रू लिखा होता है कई बार जगह, ठीक है। तो इसको देख लेना कि नॉट ट्रू है कि ट्रू है। तो रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीजर, नहीं, रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस द कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, यस बिल्कुल, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे, देखो इस हिंदी में पढ़ो इसको, किसी अनुसंधान में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो जैसे मान लो हम कोई डाटा इकट्ठा करने वाले हैं और हमें मान लो सोशली उसका डाटा गलत मिले, है ना, हम मान लो किसी से जैसे
बीपीएल सर्वे कर रहे हैं हम, वहां हमें पता चला कि जो लोगों ने जानकारी दी वो गलत दी है, ठीक है, तो डाटा हमारा इफेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। तो पहला ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, इसमें ये रिगार्डिंग द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक है। दूसरा, डाटा एंड एविडेंस आर द सेम, नो, डाटा डिफरेंट चीज होती है, एविडेंस डिफरेंट चीज होती है, देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल सही बात है। कोई यूनिवर्सल, देखो सब जगह अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम, अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं और एक यूनिवर्सल मेथड नहीं है इसका। तो बी भी ठीक है और डी भी ठीक है, हमारा बी और डी, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला करते हैं। कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, यस बिल्कुल, फिलामेंट किसको बोलते हैं, देखो ये जो बल्ब होता है ना हमारे पास, बल्ब के अंदर जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं टंगस्टन। ये किसका बना होता है बेटा, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और टंगस्टन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ द टंगस्टन बिकॉज इट्स मैनी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग कैसे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका इतना, इसलिए जल्दी से पिघलता नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो जल्दी पिघल जाएगा तो फिर वो तो खराब हो जाएगा बल्ब हमारा। This means that the filament withstand heat produced by the current passing through its without melting. Okay? Yes, बिल्कुल ठीक है ये बात भी। And low vapor pressure होना चाहिए। Tungsten has low vapor pressure. Tungsten has high resistivity. Tungsten के पास क्या होती है बच्चा? High resistivity होती है, ठीक है। तो high resistivity, और ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जरा, ठीक है। Tungsten की high resistivity होती है। Yes. The filament of incandescent bulb is made of, बिल्कुल सही बात है, ये टंगस्टन है, लो रेजिस्टेंस, नहीं, ये तो ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन हाई रेजिस्टिविटी भी होती है। कैसी होती है, हाई रेजिस्टिविटी, तभी तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, और लाइट देगा, तो हाई रेजिस्टिविटी होगी, यानी ये गलत हो जाएगा। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल होल्स आर पंच्ड इन द डिफरेंट लेवल्स। देखो एक थ्योरम है बेटा, टोरिसेल्ली थ्योरम। टोरिसेल्ली थ्योरम ये कहती है कि देखो अगर एक मान लो एक वेसल है और जिसके अंदर हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया, अब मैंने होल कर दिया, एक मान लो एक होल यहां कर दिया और एक होल यहां कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जितना नीचे होल करेंगे, क्योंकि देखो प्रेशर हमारा डिपेंड करता है किस पे, एच रो जी पे, हाइट पे, रो पे और जी पे। हाइट मतलब उससे ऊपर कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर पानी ले लेते हैं हम इस लिक्विड को, तो उसमें कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। तो एक छेद यहाँ किया तो इसके लिए तो यही पानी इससे ऊपर है, लेकिन अगर एक छेद यहाँ पे किया, एक होल यहाँ किया हमने, तो ज्यादा पानी इसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये ज्यादा दूर तक जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो पहला कह रहा है वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, बिल्कुल सही बात है। जो जितना छेद नीचे किया जाएगा उसके ऊपर ज्यादा ही फोर्स होगा, ठीक है, प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरे के, समझ के। और क्या कह रहा है, वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल कम्स आउट विद द ग्रेटेस्ट होल, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद द इक्वल फोर्स, नहीं, अलग अलग फोर्स, प्रेशर डिपेंड करता है हमारे हाइट पे। वाटर कह रहा है कि वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल्स फॉल्स विद द मैक्सिमम डिस्टेंस, यस। एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे, जो रेंज है वाटर की रेंज वो डिपेंड करती है √2 एच डैश। एच डैश का मतलब क्या होता है कि वो कह रहा है कि कितना रेंज का मतलब होता है ये रेंज, जिसको रेंज बोलते हैं, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, ये मान लो इसको हम एच बोल देते हैं और इसको चलो एच डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि पानी यानी यहाँ पे भी हाइट का रिलेशन आ रहा है, किस पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एच डैश पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर हम एक नीचे जितना ज्यादा होल करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से रेंज क्या होगी हमारी, ज्यादा आएगी। तो इसमें क्या होगा, द हाईएस्ट वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल्स विद द मैक्सिमम डिस्टेंस, यस, नहीं हाईएस्ट नहीं, लोवेस्ट, यस, दिस इज द राइट, ए एंड डी है, कोई ए एंड डी, यस, ये दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो रेंज एक तो डिपेंड करती है, देखो ज्यादा फोर्स होगा बेटा, ज्यादा फोर्स होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा, रेंज भी ज्यादा होगी उसकी, ठीक है। तो एच और एच डैश के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है हमारा ये क्या होती है, वेन्स होती है, वेन्स के थ्रू ब्लड हार्ट में जाता है, यहाँ से फिर उसके बाद ये किस पे चला जाता है, लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन लेके ये वापस आता है और उसके बाद ये फिर आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है,
एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और डबल सर्कुलेट, यस डबल सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं, सिंगल सर्कुलेशन खत्म, क्लोज्ड है, यस क्लोज्ड है, देखो कहीं भी ऐसा नहीं है, क्लोज सिस्टम है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिटेल्स से समझाएंगे, डोंट वरी, हर एक टॉपिक को जो आए हुए हैं हम उनको बाद में डिटेल्स में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि एक 7th क्लास की टीचर है, प्लान्स टू आइडेंटिफाई द अल्टरनेट कंसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट द टॉपिक ऑफ द अडैप्शन इन द प्लांट्स एनिमल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्स ऑफ द स्टेट बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ड्राइंग, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, नहीं इंटरव्यू तो कोई जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो, ग्रुप्स डिस्कशन, यस पोर्टफोलियो, डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस, डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस, इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है इसमें, ड्राइंग, प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट, ड्राइंग, यस पहले प्रोजेक्ट असाइन करेंगे बच्चों को, फिर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट देखेंगे कि इन्होंने ये चीज कवर कर ली है नहीं कर ली है, उसके बाद ड्राइंग, और उसका एक प्रॉपर ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, एक पूरा प्रॉपर ड्राइंग या प्रॉपर जो चार्ट प्लान है वो डिस्कस करेंगे, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड, देखो ये नॉट वर्ड है ना, इन पे जरा ध्यान देना है आपको, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इन वर्ड्स पे विशेष कर आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर होने से देखो क्या, और पेस्टिसाइड यूज होने से नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है बच्चा, देखो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा पानी के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी जम जाती है ना, उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन ये नहीं होता। ठीक है, सब चीज हो जाती है इसमें केमिकल डालने से, लेकिन सॉइल इरोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं हम आगे। अगला क्या कह रहा है, अगला है हमारे पास एंड ओडोमीटर। देखो ओडोमीटर भी, कार के अंदर दो तरीके के मीटर होते हैं, ये वाला है, इसको बोलते हैं ओडोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, ओडोमीटर, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्पीडोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो ये ओडोमीटर है और ये हमारा क्या है, स्पीडोमीटर है। तो ओडोमीटर क्या कंट्रोल करता है, ओडोमीटर हमें बताता है टोटल डिस्टेंस, जितनी भी ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो हमारा क्या होता है, ओडोमीटर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दे describe the relationship between observable phenomena, they are found from scientific theories, they can't be challenged, true बोल रहा है ना, they provide reasoning and physical phenomenon, they describe relation between observable phenomenon, they are found from scientific theory, नहीं, ऑब्जर्वेशन से भी हो सकते हैं कुछ, they describe the relationship between, yes ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसी के ऊपर आपके साइंटिफिक लॉज बनते हैं। जैसे न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था कि भाई एप्पल ऊपर से गिरा और उसमें उन्होंने डिस्कस किया, ग्रेविटी डिस्कस किया। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एक से ज्यादा भी हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली द बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल, देखो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, फ्लावर दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मोनोसेक्सुअल कह सकते हैं हम। बाइसेक्सुअल होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पोर्शन होते हैं, और यूनिसेक्सुअल जिसके अंदर मेल और फीमेल का कॉमन होता है। लेकिन देखो फ्लावर तो उसके अंदर भी जन्म लेता है, अगर ऐसा होता तो फ्लावर ही नहीं होता। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन दोनों के अंदर होता है, बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइसेक्सुअल के अंदर होगी, स्टेटमेंट गलत हो गई। बाइसेक्सुअल आर कैन पॉलिनेट बाय सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ का मतलब होता है जब खुद के ही पॉलिन्स किसके अंदर जाएं, इसके अंदर, सेल्फ के अंदर जाएं। ठीक है, इस एंथर के अंदर से खुद के ही पॉलिन्स इसके अंदर जाएं, तो ये सेल्फ है। लेकिन कुछ दूसरे एक्सटर्नल मेथड होते हैं, जैसे हवा से उड़ के आ गए, कोई पक्षियों के थ्रू आ गए या फिर तितलियों के थ्रू आ गए, वो क्या है हमारा, वो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट गलत होगी। बी कहाँ है, ए गलत है, बी सही है, ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव का मतलब क्या था, पहले ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद क्या करो, उसका कंक्लूजन निकालो, उस पर फॉर्मूला बना लो, या जो भी आपने जो भी उसको या फॉर्मूले जो बनते हैं, पहले ऑब्जर्व करो, है ना, पहले उसको करो, लर्न बाय डूइंग, पहले कर लो उसको, उसके बाद उसके कंक्लूजन दो, फॉर्मूला बनाओ जो भी आपको करना है। ठीक है, तो पहले क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन सा इंडक्टिव रीजनिंग को एक्सप्लेन करता है। आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं, आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेरियस केसेस, बिल्कुल सही बात है। देखो स्टूडेंट को बोलो कि भाई पहले आप करके देखो ना कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है डिफरेंट केसेस के अंदर, तब वो लॉ बना लेगा उसके बाद। ठीक है, फिर बता देगा कि आई इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। नेक्स्ट
अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं डिस्कस, टू स्पर्म्स ऑफ द मैन फ्यूज विद द टू, देखो टू एग्स ऑफ द वुमेन द ट्विन्स आर फॉर्म। देखो ट्विन्स दो तरीके के होते हैं हमारे, आइडेंटिकल होते हैं, एक फ्रैटर्नल होते हैं। देखो फ्रैटर्नल और क्या नाम है, आइडेंटिकल का मतलब, आइडेंटिकल मतलब होता है जो बिल्कुल ट्विन्स एक जैसे दिखाई देते हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। और फ्रैटर्नल का मतलब जैसे भाई भाई लगता है कि हाँ इसका भाई है। तो फ्रैटर्नल जो ट्विन्स बनते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट स्पर्म आते हैं डिफरेंट एग्स के अंदर, ठीक है। और ये अलग अलग दो तरीके के ट्विन्स बनते हैं। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं वो क्या होता है, एक स्पर्म होता है यहाँ पे, उसके बाद इसका भाई फर्टिलाइजेशन होता है, फिर सेल डिवीजन के द्वारा ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आइडेंटिकल ट्विन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, आइडेंटिकल ट्विन्स। तो इस केस के अंदर अगर दो एग होंगे और दो स्पर्म होंगे तो हमारे फ्रैटर्नल ट्विन्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि which of the following statement is all the true regarding the rain water harvesting? It conserves ground water, yes बिल्कुल सही बात है। Reduce local flooding, flooding का तो कोई हिस्सा ही नहीं है इसके अंदर। D, it can be C, it creates drainage, yes it identical। तो A कौन सा है, B नहीं है, B कहाँ है, A C D, yes A C D is the right answer, 8 C D is the right answer हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्कशन और सोशो साइंटिफिक इश्यूज इन क्लास हेल्प्स developing, देखो developing communicating skill in learners, developing multiple perspective in issues, encouraging the citizen science activities, appropriate the role of society in decision, ठीक है। yes ये ठीक है, ये appropriate role of society development of science, discussion appreciating the role of society, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो A B C yes ये ठीक लग रहा है, ये ठीक है इसका आंसर, ए बी सी मेरे अफोर्ड है, ठीक है। बाकी ठीक है ये आंसर, ए बी सी का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द साइंस एज इंक्वायरी, क्लासिफाई द गिवन प्लांट्स इन द हीट्स हर्ब्स एंड सब्सटेंस, एक्सप्लोर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ द जर्मिनेशन इन द ग्रैंड सीड्स, लिस्ट 5 यस। देखो साइंस एज इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब है आप इंक्वायर करो, आप देखो कि क्या हो रहा है, इंक्वायरी करो, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो जब एक ग्रैंड सीड्स जब हमारा फर्टिलाइज होगा तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स, किस पे जोर देता है, देखो जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी हमें मतलब एक स्टीरियोटाइप उससे बचना है हमें, है ना। हमें चाहते हैं कि ये जेंडर जो है इक्वलिटी मेंटेन रहे, है ना, जेंडर बाइसनेस ना रहे। तो ये किस चीज पे जोर देता है, यूज ऑफ द जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप, मेकिंग जेंडर बाइस ग्रुप, नहीं ये नहीं हो सकता, जेंडर बाइस ग्रुप नहीं बना सकते हम, उससे जेंडर इक्वलिटी नहीं मेंटेन होगी। यूजिंग डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, तो ए इज द राइट आंसर, ए ठीक है। और बी सी नहीं है जिसके अंदर, engaging student in examining the stereotype and using the differential instruction and assessment, A ठीक है। and engaging the student in encouragement the stereotype, ठीक है। B using differential instruction and differentiated instruction, नहीं ये भी ठीक नहीं है, तो A and B is the right answer आ जाएगा इसका अंदर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला करते हैं, रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास कि फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो ये हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लेके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन वाटर, प्लांट्स का फूड क्या है, प्लांट का फूड है बेटा ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज। और यही प्रोसेस अगर रिवर्स में करी जाए, देखो रिवर्स में कैसे, अगर हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी सेल्स के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके वो क्या बनाते हैं, CO2 और वाटर। हम क्या बनाते हैं भाई, हम CO2 छोड़ते हैं, हमारे सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, हमारे सेल्स के अंदर उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, CO2 और H2O बना रहे हैं। देखो जब हम फोटोसिंथेसिस होती है तो हमें हीट की जरूरत पड़ती है, यानी एक ऐसी रिएक्शन है हमारी जब हीट की जरूरत पड़ती है तो उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक एंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। यस
जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो सेल से जो हीट डेवलप हुई है वो हीट भी बाहर निकलती है CO2 के साथ। तो ये क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो दोनों ट्रू है इसके अंदर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो दिस इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ओके देखो फॉलोइंग द डिविजन, ये इससे पहले ये वाला चीज समझनी है आपको जरूरी। देखो ब्लू लिटमस जो होते हैं हमारे पास, अगर वो एसिड में डाले जाते हैं तो किसको किस में कर देते हैं उनको, रेड में। बेसिक में तो नो चेंज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन रेड लिटमस को अगर किस में डालोगे आप, एसिड में डालोगे तो नो चेंज होगा, लेकिन बेसिक में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएंगे। उसके बाद न्यूट्रल में वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज, ये ध्यान रखना है, वो क्या हो जाएगी, एसिड सॉल्यूशन में रेड हो जाएगी, बेसिक में येलो हो जाएगी और न्यूट्रल में ऑरेंज हो जाएगी। फिनोल्फथालीन, दीज आर द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब वो होते हैं जो बताते हैं कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, अगर ये फिनोल्फथलीन है, अगर ये एसिड में डाला जाए तो ये कलरलेस हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, बेसिक में हो जाती है रेड, और न्यूट्रल में क्या हो जाती है, ये कलरलेस हो जाती है। तो इसके बेसिस पे हमने कुछ पढ़ा है, और अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, देखो अभी पढ़ा हमने कि फिनोल्फथलीन क्या हो जाता है, एसिड के अंदर हो जाता है कलरलेस। कहाँ है, कलरलेस, 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 एसिड के अंदर, यस, सी इज द कलरलेस, यस, दिस इज द राइट आंसर। इसको देखो ना, देखो यहाँ पे फिनोल्फथलीन एसिड के अंदर क्या हो जाता है, कलरलेस। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, एसिड के अंदर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेसिक के अंदर येलो हो जाता है। तो कलरलेस, यस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास, द कलर ऑफ फ्लेम। किसी भी जो फ्लेम जलाते हैं उसका कलर किस बात पे डिपेंड करता है, उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस की, जिसको हम जला रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जैसे कॉपर सल्फेट को जलाते हैं तो अलग कलर की फ्लेम निकलती है, या दूसरे सब्सटेंस को जलाते हैं तो किसी अलग कलर की फ्लेम जलती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई इन बात पे डिपेंड करती है, ए और बी दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास 84, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो हमारे किस बात पे डिपेंड करते हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, यस, कि हीट वेव जो अर्थ में जब हीट होती है हमारे पास, देखो गर्मी में जो हवा चलती है, गर्मी में जो हवा चलती है तो उसका फ्लो अलग तरीके का होता है। तो विंड जनरेशन, फ्लो ऑफ विंड इस बात पे डिपेंड करती है हीटिंग की, हर अर्थ में कितनी हीटिंग हो रही है। दूसरा अनइवन हीटिंग ऑफ ओशन, ओशन का जो वाटर है, क्योंकि जिसको वाटर करंट बोलते हैं, सुनामी आती है। ठीक है, आप देखते हो जब बीच के किनारे आप खड़े हो जाते हैं तो अलग, जब मौसम अलग होता है तो अलग तरीके की विंड फ्लो करती है। तो वहाँ डिपेंड करता है कि ओशन का टेम्परेचर कैसा है ना। तो अर्थ के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स पे नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ टाइड्स को जनरेट करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, और जनरेशन फ्लो ऑफ विंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर करंट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या है हमारे पास, कह रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13। ए का एटॉमिक नंबर कितना, 13, यानी एल्यूमिनियम में। ठीक है, एल्यूमिनियम में कितनी वैलेंसी होती है, 3 पॉजिटिव। भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 13। पहले सेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 3, यानी एल्यूमिनियम पे कितना आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, नंबर B70, बी क्या है, क्लोरीन है हमारे पास। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 287, यानी इसमें लास्ट में -1 चार्ज होगा। तो क्रिस क्रॉस मेथड लगा दो, Al3 पॉजिटिव, यानी ए और बी की बात हो रही है यहाँ पे, ए एंड बी की बात हो रही है। इसमें 3 पॉजिटिव है, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। तो यहाँ आ जाएगा ए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना 1, और क्या आ जाएगा B3। ठीक है, तो AB3 है, यस है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, द कंडक्शन इज फास्टर देन सॉलिड देन लिक्विड्स, टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी कांटेक्ट विद ईच अदर। देखो किसी भी हीट फ्लो होने के 3 तरीके हैं। कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर देखो, यहाँ सॉलिड के अंदर देखो चिमटा यहाँ से गर्म होगा तो यहाँ तक गर्मी महसूस होगी। दूसरा लिक्विड का, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जैसे आप रोड से पानी गर्म करते हो तो आप देखोगे कि पानी ऊपर वाला पानी गर्म होके, जो नीचे पानी गर्म होके ऊपर उड़ जाएगा, है ना। उसकी हीट जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं, वो अपनी हीट दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, और वो जाते हैं, मतलब एक्चुअल मोशन होता है इसमें। देखो
देखो जैसे पानी गर्म हो गया क्या हो गया, उसके बुलबुले ऊपर की तरफ उड़ते हैं ना, इसको कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है आप दूर बैठो, आग से आप तपते हो ना दूर से, तो वो रेडिएशन की फॉर्म में आपके पास हीट आती है, ठीक है। तो कंडक्शन, इसमें कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत है, ठीक है। कंडक्शन इज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, बिल्कुल सही बात है। कंडक्शन हमारी क्या होता है, गैसेस के अंदर होती ही नहीं है, ठीक है। कंडक्शन किसके अंदर होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है। नेक्स्ट, अच्छा अगला है हमारे पास 87वां क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स 1/4 पार्ट ऑफ द इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड एंड पुट इन लिक्विड ए एंड 3/4 पार्ट ऑफ द इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड ए और 3/4 पार्ट लिक्विड बी। देखो एक लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है हमारे पास, ठीक है। जब किसी सब्सटेंस को जिसमें डालते हैं तो उसका सिर्फ 1/4 पार्ट ऊपर रहता है, 1/4 ऊपर पार्ट रहता है, 3/4 नीचे रहता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरे लिक्विड में डालते हैं, जब इसमें 3/4 बाहर रहता है और सिर्फ 1/4 नीचे रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, किसमें ज्यादा डूब गया, इसमें ज्यादा डूब गया, है ना। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा डूब गया तो इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी क्या है हमारे पास, कम है। क्यों, क्योंकि नहीं उल्टा बोल दिया, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्यों, देखो कोई भी सब्सटेंस जब फ्लोट या सिंक करता है, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर लेस है या ग्रेटर, मान लो ग्रेट है किससे, लिक्विड डेंसिटी से, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक। और अगर उल्टा है, अगर डेंसिटी को मैं डी से चलो रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर लेस देन है किससे, लिक्विड डेंसिटी से, तो क्या करेगा, लिक्विड डेंसिटी से, तो क्या करेगा, हमारा सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक नहीं, फ्लोट हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, फ्लोट, ये दिस इज द राइट, ठीक है, फ्लोट हो जाएगा। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तभी तो ज्यादा फ्लोट कर रहा है इसके अंदर, है ना। इस वाले बी वाले की डेंसिटी ज्यादा है बेटा, तभी तो इसका ज्यादा पोर्शन ऊपर है ना। और इसमें डूब गया, यानी इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो बी वाले की डेंसिटी ज्यादा है, बी की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ए, है ना। जितना भारी होगा, आपको पता है ना, एक सी है, कौन सा, सॉल्ट सी, कौन सा सी, सॉल्ट सी है ना, डेड सी, शायद डेड सी। उसमें डेड सी में क्या होता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है ना। तो उसकी जब सॉल्ट ज्यादा ऐड हो जाएगा तो उसमें डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो वहां पे ना ऐसे ही नॉर्मली इंसान कभी डूबता नहीं है, तो उसमें ना ऐसे तैर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो क्यों तैर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेंसिटी बढ़ गई। तो डेंसिटी ज्यादा होती है तो फ्लोटिंग किसी ज्यादा हो जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, Sunita drops a piece of potassium metal oxide beaker in the cold water and note down the observation which of the following, ठीक है। देखो पोटेशियम की रिएक्शन क्या होती है वाटर के साथ, ये H2O का लिख लो, K, पोटेशियम की देखो K प्लस H2O, इसकी रिएक्शन होती है बेटा KOH प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस। और B एक ना पॉप साउंड आता है, क्योंकि पोटेशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम क्या होता है बेटा, वेरी रिएक्टिव मेटल होता है, तो एक हीट भी निकलती है। पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली, बिल्कुल सही है, खतरनाक एलिमेंट है ये। इट एंडोथर्मिक, नहीं एक्सोथर्मिक, इससे तो हीट निकलती है, जरूरी चाहिए थोड़ी ना। जब भी आप वैसे भी देखो, आप पानी किसी चीज के ऊपर डालते हो ऐसे आवाज आती है ना, गर्म चिमटे के ऊपर पानी डालो आप, है ना, तो उससे क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होता है और एक ठंडा भी हो जाता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उससे हीट निकली भी है ना। तो एंडोथर्मिक हो नहीं सकता। This is the right answer. Next हमारे पास the purpose of divergent question in science classroom can be to promote critical thinking, बिल्कुल सही बात है, and to discern between the students, to develop communication, to identify gifted student, to identify alternate questions, to appropriate subjectivity in science. नहीं ये तो नहीं हो सकता। ए ठीक है, बी ठीक है, डी सी नहीं, टू डेवलप कम्युनिकेशन के लिए थोड़ी ना हम डाइवर्जेंट डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते। डी ई ए ऑप्शन ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द माइनर ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा है हमारे पास, एक टेबल दे रखी है, तो ये इस टेबल को कंपेयर करना है हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट सेम एज ऑब्जेक्ट। सेम एज ऑब्जेक्ट मतलब देखो प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल डायरेक्ट बनाता है और सेम एज ऑब्जेक्ट बनाता है। प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप जितने बड़े हो आप उनकी तो बड़ी इमेज दिखाई देगी आपको, है ना। तो इसमें हो गई प्लेन मिरर। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, सेम एज ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर बच्चा दो इमेज बनाता है हमारे पास, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल। एक ना हमारे 10th की आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ हमने डायग्राम बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन सा मिरर कौन सी इमेज बनाता है। तो कॉनकेव मिरर बनाता है रियल एंड वर्चुअल। तो रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ अब रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो रियल इन्वर्टेड मतलब कॉनकेव मिरर है ये। रियल इन्वर्टेड और बट इनलार्ज, रियल इनलार्ज भी बनाता है। अब देखो ये इन्वर्टेड दो टाइप की हो सकती है, या तो स्मॉल हो सकती है, नहीं 3 टाइप की, इक्वल हो सकती हैं या इनलार्ज हो सकती है, समझ गए। तो ये कॉनकेव मिरर है ये भी। तो प्लेन कॉनकेव, प्लेन कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव, नहीं ये और तो है नहीं, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों आंसर्स थे आज के लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। कोई छोटी मोटी बीच में एरर थी, ठीक है, उसके लिए सॉरी, आगे से हम और इम्प्रूव करेंगे उसको, ठीक है। अगर हमारा आपको काम पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट द सेशन आपके साथ। आपका सहयोग बहुत चाहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, प्यार देना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।